टॉपिक नंबर 7 में है हम लोग। एक चीज ध्यान रखना कि जब एक बार पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक क्लास में ऐसी ले लूंगा कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक पूछे गए हैं जिसका हम लोगों ने विवेचन नहीं किया है, जैसे मिशन कर्मयोगी। अभी चर्चा आगे हो सकता है कि सवाल पूछ ले, मूल्य प्रवाह क्या है। क्या पूछ सकता है? मूल्य प्रवाह 2 पॉइंट, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है, कोई एक क्लास में हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? जैसे अधिमानी बर्ताव पूछा गया है, या इस पे पूछ सकता है, या जैसे हम लोग को करुणा पढ़ना है, टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है ना, तो पूछ सकता है करुणा की थकान क्या है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें मुझे लगता है कि सवाल बन सकता है। तो मैं एक किसी क्लास में उन सारे शब्दों को, केवल ऐसे ही शब्दों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बोलो। तो वो सारी चीजें भी अपने ग्रिप में रहेंगी। कुछ संभावित और भी टेक्निकल टर्म हैं, लगता है कि यहाँ पे ये सवाल बन सकता है। जैसे संभव है कि ग्लोबल गवर्नेंस पे सवाल पूछ ले, ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, ऐसा सवाल पूछ सकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पे सवाल। क्योंकि ध्यान रखना कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उसका समाधान करने का कोई समुचित अब मंच नहीं है। आप देखोगे यूएन के जो हेड हैं वो बोल कुछ और रहे हैं, अमेरिका कर कुछ। इसका मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें इतना दम हो कि वो रोक सके या उसकी बातों को मनवाने की कोई समुचित व्यवस्था हो। है कि नहीं है? तो उनकी बातें अप्रासंगिक हो गई है कि नहीं है? उनकी आलोचना का कोई असर, अमेरिका को जो करना है वही करेगा, चाहे वो यूएन के जो हेड हैं चाहे जो बोलते रहे। बोलो यस और नो। इजराइल को जो करना है वो वही करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि यूएन क्या कह रहा है। तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को अलग से एक क्लास में देख लेंगे। ध्यान रखना, आपके पास भी कोई ऐसा शब्द हो, लगता है इस पे हो सकता है, उसकी पर्ची हमारे पास पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते वक्त लगता हो कि ये शब्द पे थोड़ा डिस्कशन हो जाता, तो एक क्लास में उस पर ले लूंगा। क्लियर है? बोलो क्लियर। ये ध्यान रखना, ऐसा न लगे कि मिशन कर्मयोगी छूटा हुआ या मूल्य प्रवाह, इसको हम लोग, मेरे दिमाग में है, टैकल कर लेंगे। और आगे डिक्शनरी में भी सबको स्थान तो नहीं देंगे हम, जो अपडेट करेंगे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग सूचना के अधिकार में उसमें थोड़ा और पॉइंट नोट कर लेते हैं। सूचना का अधिकार, कुछ और पॉइंट नोटिंग कर लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि आज के बाद थोड़ा ब्रेक रहेगा आपकी क्लास का, और ब्रेक रहेगा आपकी क्लास का। कल से शेड्यूल आ गया होगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपका शेड्यूल आ जाएगा। और ये इसके बाद हम लोग का मेन, तो चूंकि ये लास्ट पार्ट चल रहा है, बिल्कुल अब लास्ट है, हमको लगता है 1-2 क्लास और होगी तो ये समाप्त होगा। उसके बाद मेन हम लोग को थोड़ा बल दे लेंगे केस स्टडीज पे, जिस पे लगभग 130 नंबर का सवाल है। 120 से आपकी ये ड्यूटी बनती है कि ये 7 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, और फिर केस स्टडी पढ़े रहोगे तभी वहां प्रैक्टिस होगी। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो वहां इन्हीं के टर्म को निकाल निकाल के केस स्टडी में यूज करना है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि आप 7 टॉपिक को ठीक से पढ़ लोगे। क्लियर है? बोलो क्लियर। और तब केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है 5 दिन कर लें, 6 दिन कर लें, ये हम लोगों के ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। हो सकता है कि हम 10 कर लें प्रैक्टिस, 15 कर लें प्रैक्टिस। सब लोग अगर जागृत अवस्था में रहोगे, भागीदार बनोगे, तो फिर हम लोग 15 के आसपास भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 15 कर लेंगे तो एक रास्ता बन जाएगा कैसे टैकल करना है केस स्टडीज के प्रश्नों को, कैसे हमें एनालिसिस करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एंड करना है। तो 130 नंबर का वो सवाल अलग से हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? और उसमें केस स्टडीज में ध्यान रखना,
कि केवल प्रीवियस ईयर की ही प्रैक्टिस करेंगे सीधे सीधे। अगर आपने प्रीवियस ईयर सवाल की प्रैक्टिस कर रखी है तो नया सवाल आप पकड़ सकते हो। तो हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, नोटिंग करेंगे, आपको उसको उत्तर लिखना है, प्रैक्टिस करके मिलाना है। मॉडल आंसर मैं सबका देता रहूँगा। तो उस दरमियान आपका प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे जितना पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कठिनाई पैदा करोगे। उसका तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हर एक साल नए नए तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। तो अब सातों टॉपिक अच्छे से आपके पास समय है, पढ़ लो। खुली छूट रहेगी, कई लोगों को मैं बुलवा लूँगा, क्लास का थोड़ा मैं तरीका बदल दूंगा, थोड़ा कंपटीशन हो जाए कि इधर में ये लोग भारी हैं कि इधर में भारी है। ध्यान देना, मुझे लगता है इधर भारी पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। तो खुली प्रतिस्पर्धा रहेगी, उस भावना से कोई ऊपर नीचे दिखाने की बात ना हो, और एक अच्छी सी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए, या हम ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? और जो ज़्यादा बेहतर लिखेगा यहाँ पे बैठ के, घर से नहीं, तो उधर के कहीं कुछ उठा के उसके भीतर, अब बहुत सारे टेक्निक हैं, उनका भी लाभ ले सकता है। उसको थोड़ा प्रयास किया जाएगा, उसको और मनोबल बढ़ाया जाए पब्लिकली। क्लियर है? जो बेहतर लिखेगा। तो आपके पास समय है, हम लोग ऑलमोस्ट अब लास्ट पार्ट में हैं। इसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस है, वहाँ लिखना ज़्यादा नहीं है। लिखना तो होगा 2-2.5 पेज, 2 पेज केस स्टडीज में जो मैं लिखवाऊंगा, ये बातों को ध्यान रखना है। क्लियर? करना बेसिकली है प्रैक्टिस, वो कई पेज की प्रैक्टिस करोगे और वो सब आपको करना है। मैं इधर से मॉडल आंसर देता रहूँगा। क्लियर है? इन चीज़ों को लेके चलना, आप ध्यान रखना। केस स्टडीज को कराएंगे, पहले 7 जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के आओ, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है? बोलो क्लियर? आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, कोई ना कोई क्लासेस जो आपकी और हैं वो चलती रहेंगी। कोई मैं यहाँ से हट नहीं रहा हूँ, यहीं पे हूँ, केजीएस से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये दिमाग में रखना, वो हमारा दायित्व है उसको पूरा करना। और ये जो टेस्ट होगा कल आ जाएगा, हो सकता है कल के बाद परसों आपका टेस्ट एक हो जाए। तो सबसे पहले एक परसों दिन जो टेस्ट है अगले शुरू के 5 टॉपिक्स का या 6 टॉपिक्स का, वो हो जाएगा। और फिर जो ब्रेक रहेगा, ब्रेक के बाद आपका ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसकी शुरुआत हो जाएगी। समय पता चल जाएगा कब से हमारा दोबारा क्लास लगने जा रहा है। क्लियर? ये ध्यान देना, ये जो टॉपिक थोड़ा सा प्रिंटेड नोट्स देख लोगे तो आ जाएगा समझ में। देखो लिखा हुआ है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य, तो सिविल सेवा मूल्य हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कई सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, ध्यान रखना। जीएस पेपर 2 से भी ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, वहां पे भी है, यहाँ पर भी आप देखोगे सिलेबस में, यहाँ पे भी कई सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग है। तो हम लोगों ने सिविल सेवा मूल्य ऑलरेडी देख रखा है। फिर पूछ रहा है नीति शास्त्र की स्थिति बताइए। तो ये बताओ प्रशासन के समक्ष क्या दशा है, आज नैतिकता को लेकर क्या दशा है? बहुत अच्छी तो स्थिति है नहीं, अभी भी लाल फीताशाही दिखती है। बोलो, दिखती है कि नहीं दिखती है? अभी भी लगता है कि जो आईएएस जो अधिकारी बने उनको लगता है कि मैं ही इन लोगों का स्वामी हूं। ये है कि नहीं मानसिकता? ये वस्तु स्थिति है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो नीति आचार संहिता और नीति संहिता को हम आचरण संहिता को प्रोत्साहित करेंगे, और जो हम लोगों ने उपाय लगा रखा है कैसे निपटे। नैतिकता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त जो लोक सेवक है उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि नहीं आती है? स्थिति में बता दोगे क्या दशा है। आज देखोगे प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ये वस्तु स्थिति है कि नहीं स्थिति? लोग आज कई लोगों से पूछोगे कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो सीधे बोलते हैं कि बहुत अच्छा जॉब है। ये पहला लाइन बोलना ही खतरनाक है। और अगर आप इंटरव्यू में बोलते हो तो हो सकता है सामने वाला रिएक्ट कर दे कि बहुत अच्छा जॉब है। ये आप जॉब करने नहीं जा रहे हो, लोक सेवा का अवसर है ये। सिविल सेवा केवल एक महज जॉब नहीं है। जॉब तो कहीं पे जाके करते हो, पैसा कमा लेते हो। बोलो, ये सेवा का एक अवसर है। क्या है? कई लोग बोल देते इसमें संतुष्टि बहुत है।
ये भी गलत जवाब है। तो उस लोक सेवा की स्थिति क्या है इसको बताना है। और ये हमारा प्रिंटेड नोट्स देखोगे शुरू में ही इसकी चीजें बताई गई हैं पॉइंट वाइज में। जितनी बार सवाल पूछे हो एक बार वो प्रिंटेड नोट्स देखते, सरल शब्दों में है, उससे संबंधित बातें हम लोग रिपीट कर चुके हैं दूसरी तीसरी जगह। तो आप उसको देख लोगे, ये हो जाएगा। ये कल भी सवाल था, आज भी था। और समस्याएं क्या हैं, इनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां जो हैं, तो उनको बता दोगे। आज प्रशासनिक ऑफिसर के सामने समस्या है कि वह जनहित का पालन करे या ऊपर के जो आदेश आ रहे हैं नेताओं के उनको हम लेके चले, तो समस्या तो आती है। कई बार संसाधन सीमित हैं और लोगों की अपेक्षाएं बहुत, तो सबकी अपेक्षाएं कैसे पूरी की जाए, समस्या है कि नहीं है। बोलो, विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी है, हमने चर्चा की है कि नहीं की है। सरकार के अलग अलग विभाग है, आपस में उनमें कोई कोऑर्डिनेशन, कोई आगे कर देता है काम, कोई बाद में जाकर उसी को फिर से रिपेयर करता है। बोलो, बताया था ना, जिसे बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, अलग अलग विभाग आपस में ही तालमेल नहीं है। सड़क विभाग हो, सड़क बनेगा तो बिजली का बिजली का तार डालेगा उसी में ही, बिजली का तार डल गया तो फिर पानी वाला आ जाएगा जल विभाग, वो कहता है कि मुझे सीवर डालना है, फिर से सड़क की खुदाई, नई सड़क की खुदाई कर डालते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं ना, कहाँ की, प्रशासन में। कार्य संस्कृति ठीक नहीं है। बोलो, कई बार लोग अपनी जगह पे नहीं मिलते हैं। अब कभी कभी राजनीतिक जो प्रधान होते हैं, मंत्री जी विजिट कर लेते हैं, कई बार विजिट करते हैं, ऑफिस में पता चलता सब गायब हैं, तो दगड़ के आ जाते हैं उधर से। समस्या है कि नहीं है। तो ये समस्या बता दोगे, और ये सारी समस्याएं पॉइंट वाइज लिखी गई हैं, वहां से एक बार देख लोगे। कोई ये कठिन पार्ट नहीं है, जटिल नहीं है। समझ में आया, ध्यान रखना। अरे यूनिट 1 यूनिट बोल रहा है कि अलग अलग टेस्ट करा दीजिए। बीच बीच में टेस्ट होता रहा है ना, उसका मॉडल आंसर मिला है ना। अच्छा, कलाम साहब पे देखो, एक जो क्लास लेंगे उसमें कुछ ऐसी चीजों को जो आपके पास छूट रहेगी, कलाम साहब पे प्रिंटेड नोट्स में एक दिया हुआ है क्या क्या उनकी बातें हैं। नैतिक आदमी व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक में है, वैज्ञानिक भी हैं और आध्यात्मिक भी व्यक्ति हैं, और खूब वो चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े, उसमें नैतिकता प्रवेश करे। ये है, ये क्या है, ये पूरा हमें ही दे दिया है, इसको जमा कर लो आप। अच्छा नहीं, ठीक है, सद्गुण नीति शास्त्र, ठीक है। पहले बहुत सारे टॉपर्स के रख लो, पहले बहुत सारे टॉपर्स के उत्तर आते हैं। आप कई जगहों पे, आप सबको एक काम ये जरूर कर लेना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी का उत्तर जो है ना मिल जाता है, तो आप बाहर से एक कलेक्शन कर लो। जैसे मान लो जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, मान लो टॉपर वन पोजीशन 1 है, तो जब वो एग्जाम देने जाते हैं सिविल सेवा का, उसके ठीक पहले कहीं कहीं वो प्रैक्टिस करते हैं। बाद में वो प्रैक्टिस जहाँ जहाँ किया है उसको लोग निकाल के अपना मार्केट में डाल देते हैं, डालते हैं ना। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उनकी राइटिंग वाली वो कॉपी, उनके हाथ का लिखा हुआ, नंबर 1 का भी मिल जाएगा, जो सेकंड पोजीशन होल्डर है उनका भी मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन का, तो 2 लोगों का आप ले लो और चारों पेपरों का ले लो। तो आप उनको अंग्रेजी का भी देखोगे ना, तो कैसे प्रेजेंट करना है, पैराग्राफ में प्रेजेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर है, पॉइंट वाइज है, आप पकड़ लोगे कहाँ कहाँ हमें पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर डालना है, आप तरीका पकड़ लोगे। जानदार चीज़ है। हिंदी वाले बिल्कुल ऐसी चीज़ों से मतलब नहीं रखते। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के चले जाओगे, सबने रखा है टॉपरों की कॉपी को, क्योंकि एग्ज़ाम, अब मान लो कि आप ही देने जा रहे हो एग्ज़ाम इस साल, आप एग्ज़ाम से पहले कहीं टेस्ट लिख रहे हो तो अपना बेस्ट लिखोगे ना, और 2 महीने के बाद अचानक रेडिकली तो चेंज नहीं कर सकते हो, उसी लेवल का लगभग लिखोगे वहाँ पे। बोलो, लिखोगे कि नहीं। तो वो कॉपी यदि अवेलेबल है तो उसको मॉडल आंसर मान लो।
क्योंकि उसको लिख के सामने वाले ने टॉप किया है। बोलो, बहुत सारा जो सतही किताबों में पब्लिश्ड है ना, उसका कोई औचित्य नहीं है, कई जगहों पे गलत तरीके से लिखा हुआ है। ऑथेंटिक कौन सा होगा? टॉपर की कॉपी, टॉपर वन, और वो सब अंग्रेजी के ही हैं। इतनी तो अंग्रेजी ठीक हो जानी चाहिए। वो लोग एटलीस्ट पढ़ ले, समझ तो लें कि हाँ इसमें ये बातें हैं। क्लियर है? ऐसा जरूर करना, ऐसा करोगे तो फायदे में रहोगे। क्लियर है? अवेलेबल है बाहर में, जीएस फर्स्ट पेपर का एक कर लो, सेकेंड पेपर का, थर्ड पेपर का, पेपर फोर्थ का, चारों पेपरों का एक, मतलब 20-20, 30-30 आंसर होना चाहिए। हो सकता वो सवाल जो लिखा हो अगले साल टकरा भी जाए। अब बहुत पुराना कॉपी मत लेना, 5-7 साल पुराना नहीं, जो पिछले साल का टॉपर हो उनकी कॉपी पकड़ लो, कोई दिक्कत है, अवेलेबल मार्केट में है ना। और उसको कभी शौक से बैठ के पढ़ने का मन न कर रहा हो, उस समय टॉपर की कॉपी पढ़ रहे हो और अपने को चेक कर रहे हो कि अरे इससे मिलता जुलता तो मैं भी लिख सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आएगा, लगे कि नहीं बहुत अच्छी चीज़, उसको उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लिए। टॉपिक 1 का कोई आप देख रहे हो, टॉपिक 1 में ऐड कर लिए, टॉपिक 2 में ऐड कर लिए। ये थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन का काम हमेशा होना चाहिए। जो लोग अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है, दिमाग में रखना, नहीं तो स्टैग्नेंट हो जाता है मामला। जैसे मान लो हमने एआई पे निबंध पढ़ा दिया, अभी भी एआई पे लगातार कुछ कुछ आर्टिकल आ रहे हैं, अब वहां से कुछ कुछ उसका वैल्यू एडिशन करते रहो, कभी 2 पॉइंट, कभी 1 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट मिलेगा, और वो आपको एकदम अपडेट बना देगा। जैसे पर्यावरण और विकास, मैंने ये टॉपिक कराया था, नारी सशक्तिकरण कराया था, तो पर्यावरण और विकास पे नए नए रिपोर्ट आ रहे हैं ना। उसमें हमने हीट वेव पे ज़्यादा नहीं लिखा है, अब हीट वेव एक बड़ी समस्या हो रही है, तो आप उसमें हीट वेव भी लिख दोगे। ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट कौन सा है? सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम लोग पृथ्वी के गर्म होने की बात कर रहे थे, अब समुद्र गर्म हो रहा है। बोलो, तो वो सब बातें अगर आ जाएंगी तो एकदम अपडेट हो जाएगा। ये आपकी ड्यूटी है, एग्जाम आपको देना है, और खुले दिमाग से साल भर ठीक से पढ़ लो ना, तो उसके नजदीक पहुंच जाते हो। कोई असंभव काम थोड़ा ही है। बहुत सारे लोग 21 साल 22 साल में हुए हैं पढ़ना ठीक तरीके से, 21-22 साल में कई लोग हुए हिंदी मीडियम में हुए हैं, मगर अभी का जो दशा है वो थोड़ी सी अलग हो गई है, पढ़ने से ज़्यादा अन्य चीज़ों में ध्यान है, और ये आपकी ड्यूटी बनती है अपडेट करते रहने की। समझ में आया? क्योंकि आप अपडेट करोगे तो आपको याद भी रहेगा। और डेली पेपर पढ़ते वक्त 1 घंटा यही काम करो, अपनी ऐसी कॉपी हो पेपर से निकाले, उसको अलग अलग जगहों पे फिट कर दिया। वो कटिंग करके मत रखो, कटिंग करके रखने का बहुत बोझ बन जाएगा कालांतर में, और उसका उपयोग भी नहीं करोगे। ध्यान रखना, प्रतिदिन निपटाते रहो पेपर को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिखते सूचना के अधिकार में कुछ और बातों को, संशोधन लिख लो। ब्रेक कितने दिनों का पूछ रहेगा? मैं पूछूं कितने दिनों में आईएएस बन जाओगे, बताओगे? बताओ कितने साल में बनोगे, बताओ। लिख के दे दो हमें, नाम पता के साथ साथ। ठीक है, इस समय से हो जाएगा। आप इसको करते रहोगे, दूसरी क्लासेस भी उपलब्धता रहती है, क्योंकि क्लासेस देखते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी एग्जाम, ये टॉपिक नंबर लास्ट चल ही रहा है, अब ये पार्ट लगभग खत्म होने की स्थिति में है। इसके बाद तो केस स्टडी जो है उस पर लंबी विवेचना चलेगी। नोट करेंगे, आरटीआई में संशोधन। आप सारे लोग ध्यान रखना कि एक तो क्वेश्चन बैंक सारे पेपरों का रखो, जैसे हमने दिया है ना पेपर फोर्थ, बाहर में भी मिलता है, या जैसे भी हो चारों पेपर का क्वेश्चन बैंक रखो। और कभी कभी न पढ़ने का मन करे, मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, ज्योग्राफी का केवल क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, देखने से भी समझ में आता है कि इस दिशा में मूवमेंट हो रहा है, मस्तिष्क पकड़ लेता है। नहीं देखोगे, कई लोग 2-2 साल से पढ़े, उनको बोलो प्रीवियस ईयर का 5 सवाल बताओ, उनको याद नहीं है कौन कौन सा सवाल आया, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग 5 साल पढ़ ले, 7 साल पढ़ ले, कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा। वो फील्ड में रहें, तैयारी करें, या
कोई अंतर नहीं है फील्ड पे। अब कई लोग हैं कि साल भर से पढ़े, 50 पिछले साल के प्रश्न याद है, दिखाते ही बोल देंगे अरे ये सवाल 2 साल पहले आया था, ये 3 साल पहले था। इतना याद रहता है, ध्यान रखना, पढ़ने पर याद रहेगा। तो पढ़ाई में ही फोकस करोगे तो फायदा है, और कोई असंभव काम नहीं है ये। हर एक साल फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग आईएएस बन रहे हैं, हर एक साल, ध्यान रखना। और नहीं तो 5 साल पुराने लोग भी पड़े हुए हैं, खिसट के चल रहे हैं, कठिनाई है उनके साथ। 5 साल तो इनको भी लगा था जो इस साल की टॉपर हैं, मगर जीवटता थी बहुत, धैर्य था और आत्मविश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, फेल होने के बावजूद भी। वो उस टाइप का आप भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट नोट करोगे, सूचना के अधिकार अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया। संशोधन, सूचना के अधिकार अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सूचना आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के निर्धारण का सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया। केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया। पहले यह प्रावधान कानून द्वारा संरक्षित था। जो ये आरटीआई में संशोधन किया गया है ना, इससे सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हुआ है। ध्यान, हो सकता है कि उनकी कार्य प्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाए। जब ये संशोधन हुआ था उस समय का पेपर पढ़ोगे तो नकारात्मक रिमार्क आया है, इससे कमजोर हो गया, क्योंकि हर एक जगह राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। बोलो, हस्तक्षेप बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि उनका सेवा काल, सेवा शर्तें सब निर्धारित करेंगे। नोट करेंगे। नेक्स्ट, इससे 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 आयोग की कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, होगी ही नहीं, हो सकती है, आप संभावना व्यक्त कर। आयोग की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो सकती है। सूचना के अधिकार का लाभ ऑलरेडी हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं कि पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे जवाबदेहिता तय होगी, नागरिकों का सशक्तिकरण होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, सुशासन की स्थापना में भी सहायक है, ये स्वर्णों, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा, आदि आदि, ये सब देख चुके हैं। घाटा क्या है ये नोट करो। हानि, सूचना के अधिकार की हानि या इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। देखो, सूचना के अधिकार के नकारात्मक पक्ष ये है कि कई बार लोग इसका प्रयोग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करने लगते हैं। पूछ पूछ के सूचना सामने वाले को परेशान कर देते हैं, सामने वाले का काम कुछ और है, और उसका ज्यादातर समय इन सूचना के अधिकार का जो लगाया है आरटीआई, उसका जवाब देने में
ये अलग से उनके काम को प्रभावित करता अधिकारियों को। किसी अधिकारी से बात करोगे तो इससे परेशान रहते हैं। किससे? इतना ज्यादा आरटीआई लोगों ने, कोई औचित्य नहीं है, उन लोगों ने भी आरटीआई डाल रखा है। ये दिखता है, इसीलिए तो संशोधन किया गया है। और वो परेशान हो जाता है कि अपना काम करे कि इनका जवाब दे, नहीं देंगे जवाब तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, फाइन की भी व्यवस्था है। उनका अपना कार्य प्रभावित होता है। इससे कई बार वो निष्क्रिय होने लगते हैं। काम करने के अलावा एक दूसरा काम भी आ जाता है जो उनके कार्य को बाधा डालता है, उनके कार्य में बाधा डालता है। तो नोट करोगे, कई लोग इसका दुरुपयोग कर स्वार्थ हित की पूर्ति और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव एक ये है, कई बार अधिकारी ना एकदम नियम और प्रक्रिया को 100% फॉलो करने लगता है, कठोर हो जाता है नियम और कानून के प्रति, क्योंकि पता है थोड़ा सा अच्छा भी काम अपने मन से करेंगे तो सामने वाला आरटीआई लगा के पूछ लेगा कैसे की हो। तो नियम और प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं। नोट करोगे, प्रशासन में नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति कठोरता बढ़ सकती है। नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति कठोरता बढ़ती है। उसको लगता है क्यों हम अपने मन से अच्छा काम करें, विवेक से अच्छा काम करें। कोई आरटीआई लगाएगा तो जवाब कैसे देंगे? चाह के भी, ताकत रहते हुए भी वो अच्छे काम में जो अपने विवेक से कर सकता है नहीं करता, नियमों को पकड़ के चलता है कि कोई कठिनाई अपने को नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लोक सेवकों में, ये उसी का ही विस्तार हो जाएगा, लोक सेवकों में नवाचार और अंतरात्मा से अच्छा काम करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है। अच्छा काम करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है। नेक्स्ट, प्रशासनिक तंत्र पर अतिरिक्त कार्य करने का, प्रशासनिक तंत्र पर अतिरिक्त कार्य करने का भार बढ़ जाता है। अतिरिक्त कार्य करने का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ गया। अब जवाब दीजिए। अब क्लियर। नेक्स्ट, जिम्मेदारी से भागने, कार्य में शिथिलता बरतने, और निर्णय को दूसरों पर टालने, निर्णय को दूसरों पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। निर्णय को दूसरों पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण कार्य, नेक्स्ट, महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान हटाकर मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने में समय व्यतीत हो जाता है। भाषा को थोड़ा ठीक कर लोगे, महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान हटकर लिख लोगे, हटाकर नहीं, हटकर देख लोगे। लाइन पढ़ते ही भाषा पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, लंबित मामलों की बड़ी संख्या
नई समस्या और चुनौती पैदा कर सकती है। लंबित मामलों की अधिक संख्या नई चुनौती या जटिलता पैदा कर सकती है, कर भी रही है अभी। कई बार आरटीआई में इतना आया है किसी किसी अधिकारी के पास, एक अलग ही उसका सरदर्द बना रहता है। ये स्थिति है। अब किसी अधिकारी से बात करोगे तो बताते हैं कठिनाई पैदा करता है ये। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट लिखोगे नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। ये पढ़े हो आप पेपर 2 में भी। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो हम दो तरीके से इसको, जो घोषणा पत्र है वो जारी करेगा कोई सेवा प्रदाता संगठन या विभाग। कोई विभाग होगा तो, या कोई सेवा प्रदाता संगठन है। नोट कर लोगे, सेवा प्रदाता संगठन लिख लो आप। और दूसरे साइड में नागरिक हैं। ये टॉपिक हो गया। ये नागरिकों के लिए कुछ चीजों की घोषणा करता है। अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, संगठन हैं, या जो विभाग है जो कई प्रकार की सर्विस देता है। जैसे मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसका विभाग अलग है। बोलो यस और नो। तो वो विभाग घोषणा करता है कि मेरे पास ये सेवाएं हैं, पब्लिकली खुले में। बोलो लिखित रूप में एक साइन बोर्ड लगा रहेगा, उसमें सब चीजों को बताता है। नोट करोगे? नोट करोगे? दोनों के एक साइड में लिख लोगे कौन? विभाग, या दूसरे साइड में? अब ये नागरिकों को कहता है कि देखो मेरे पास ये सेवाएं हैं, इतने समय में मिल जाएंगी, ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। बोलो लिखित में कहता है कि मैं ये सेवाएं इतने दिन में आपको प्रोवाइड, और नीचे एक नंबर लिखा रहेगा कि अगर सेवा नहीं मिली तो इस नंबर पे आप शिकायत कर दें। बोलो शिकायत निवारण तंत्र का भी उल्लेख रहता है। तो 4-5 चीजें होती है। लिखित रूप से वो देता, बताता है। कौन? बोलो कौन? उसमें क्या क्या होगा? सेवाओं की सूचना होगी, कितने दिनों में मिल जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया है। बोलो, और नहीं मिले तो इस नंबर पे, इसको हम क्या बोलते हैं? मान लो अगर ऐसा किया जाए तो क्या लाभ मिलेगा, आप खुद बताओ। जनता का सशक्तिकरण हो रहा है, सही समय पे काम होगा, लाल फीताशाही रुकेगी। बोलो रुकेगी ना? जनता सशक्त होगी, सरकार में जनता का विश्वास बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। सुशासन का भी रास्ता प्रशस्त होगा। इससे जन केंद्रित शासन होगा कि जनता को ध्यान में रखकर शासन हो रहा है। मगर समस्या क्या है इसमें? कई बार इसकी भाषा जो है ना, स्थानीय भाषा में नहीं लिखा रहता है। जो शब्द है कठिन कठिन टाइप के शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं। अगर गांव में गए हो तो गांव वाली भाषा में, स्थानीय भाषा में लिख दो ना, तो लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाए। अब गांव में बना हुआ अंग्रेजी में लिख दो तो नहीं समझ में आएगा। स्थानीय भाषा में हो तो बेहतर है। बोलो ये स्वर्णो। नोट करते हैं, यहां पे नोट करोगे पहले पॉइंट में, फिर इसको विस्तार दिलेंगे। यहां पे नोट करो, लिखित वचनबद्धताओं का समूह। लिखित, पहला पॉइंट यहां पे लिख लो, लिखित वचनबद्धताओं का समूह। लिखित, ये सेवा प्रदाता संगठन द्वारा
लिखित रूप में वचन दिया जाता है, वचन दिया जाता है कि हम ये आपके लिए सेवा देंगे। लिखित वचनबद्धताओं का समूह है नागरिक सेवा, नागरिक सिटीजन चार्टर। लिखित वचनबद्धताओं का समूह है। इसमें क्या क्या बातें होती हैं देखोगे। दूसरा पॉइंट, सेवाओं का विवरण, जिसमें सेवाओं का विवरण, क्या लिखोगे दूसरा पॉइंट, सेवाओं का विवरण। तीसरा मानक, तीसरा निश्चित समय सीमा, और चौथा शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख। तो हम इसे क्या कहेंगे, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्या करोगे, हम कैसे लिखेंगे, इसी को लाइन बनाना है। किसी विभाग या सेवा प्रदाता संगठन के द्वारा नागरिकों के लिए जारी, किसके लिए जारी, क्या है, लिखित वचनबद्धताओं का समूह है जिसमें सेवाओं का विवरण होता है, मानकों का उल्लेख होता है, बोलो, निश्चित समय सीमा बताई जाती है, और शिकायत निवारण तंत्र का भी, उसे हम नागरिक अधिकार घोषणा, नागरिकों का अधिकार है, ये घोषणा कर रहा है कौन, मैं आपको ये सेवाएं दे रहा हूं, आपका अधिकार है, हमारे पास ये सेवा ले सकते हो, और अगर सेवा नहीं देते हैं तो आप इस नंबर पे मेरी शिकायत कर देना। क्लियर। तो ये है नागरिक अधिकार, किसके द्वारा जारी हो रहा है, किसी विभाग या सेवा प्रदाता संगठन द्वारा। किसके लिए, इससे नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ, जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा, समय पे काम हो गया, गुणवत्तापूर्ण सेवा हो गई, लाल फीताशाही रुकी, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगा, कुल मिलाकर जन केंद्रित शासन की स्थापना में शायद प्लस पॉइंट हो गया। तो पहले क्या है, उसके बाद इसका लाभ, कमी बता दो, क्या होना चाहिए, कमी को ही दूर कर दोगे तो क्या होना चाहिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिटीजन चार्टर। पढ़ना है जीएस पेपर 2 में भी, नोट करोगे हैं, पढ़े हो ना, बताओ क्या पढ़े हो, पहला पैराग्राफ। ये सारी बातें आ जाए, लिख लो अब। इसको पहले अपने तरीके से लिख लो। देखो दोनों जगहों पे यहाँ की बातों को वहां जोड़ दोगे, वहां से भी कुछ अच्छी चीजें तो यहाँ ऐड कर लोगे तो अच्छी बात है। इसमें सवाल भी दिखाई दिया है सिटीजन चार्टर पे। क्लियर, नोट करोगे, अपने तरीके से पहला पैराग्राफ लिख लो। किसी विभाग या सेवा प्रदाता संगठन द्वारा, या सेवा प्रदाता संगठन द्वारा जनहित में जारी लिखित प्रपत्र, जनहित में जारी लिखित प्रपत्र या दस्तावेज, जिसमें लिखित प्रपत्र या दस्तावेज जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण, जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण, उससे संबंधित मानक, निश्चित समय सीमा, तथा शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख होता है। तो फिर उसे
नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है। तो फिर उसे नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का, ठीक है, बोलो क्लियर। नोट कर लोगे लाभ क्या है। लाभ, पहला पॉइंट, शासन या संगठन को, शासन या संगठन को पारदर्शी पारदर्शी, कार्यकुशल, संवेदनशील, जिम्मेदार और नागरिक मित्र बनाने में सहायक है। जिम्मेदार और नागरिक मित्र बनाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट, गुणवत्तापूर्ण सेवा, गुणवत्तापूर्ण सेवा, निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट, शासन और संगठन के प्रति, शासन और संगठन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक है। शासन और संगठन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक है। प्रशासन और नागरिकों के बीच सेतु का निर्माण कर, सेतु एक पुलिया का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। इस संबंध को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बेसिकली नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जनता और सरकार को ठीक से जोड़ने का काम करता है, एक सकारात्मक रूप से नजदीक लाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार को दूर कर सुशासन की स्थापना में सहायक है। आप लिख सकते हो नागरिक सशक्तिकरण, नागरिक सशक्तिकरण, जन केंद्रित शासन, को बढ़ावा देने में सहायक है। इतना लाभ बहुत है, 5-6 लाभ लिख दोगे बहुत है। 10 नंबर का तो सवाल आता है, लिखोगे क्या होना चाहिए। इसी में जो क्या होना चाहिए आप कमी भी निकाल सकते हो। जो ये नहीं हो रहा है तो वो कमी हो जाएगी। अलग से देखने का दृष्टिकोण है कैसे लिखते हो। जैसे पहला पॉइंट, स्थानीय भाषा में हो, आलोचना कर सकते हो। कई बार स्थानीय भाषा में नहीं होता है, लोकल पब्लिक को पढ़ती है, समझ में नहीं आता है कौन सी भाषा है। कई लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, वही पढ़ भी पाते हैं। उनको लिखा रहेगा अंग्रेजी में थोड़ी समझेंगे, या कोई और भाषा में। तो स्थानीय भाषा में हो तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय भाषा में हो, जो नागरिक जो आप लिखित में दे रहे हो, बता रहे हो,
स्थानीय भाषा में। दूसरा, सरल भाषा में हो, सरल भाषा में हो, ये होना चाहिए सरल भाषा में ताकि पब्लिक पढ़ते ही समझ ले। ठीक है। तीसरा, सेवाओं और मानकों का स्पष्ट उल्लेख हो, कौन कौन सी सेवाएं हैं और क्या क्या जरूरत है, सेवाओं और मानकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और स्पष्ट उल्लेख हो। और लास्ट में, शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी हो, शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी हो। प्रभावी का संदर्भ क्या है कि वो समयानुकूल समाधान करें। नोट कर लोगे, ब्रैकेट में लिख लोगे। आपत्तियों का, जो आपत्ति कोई कर रहा है, किसी ने कोई अगर ऑब्जेक्शन एराइज किया है, आपत्तियों का समयानुकूल समाधान करें। किसी ने कोई कंप्लेन किया, उसका समयानुकूल समाधान हो जाए। कई बार इसमें भी कठिनाई दिखती है। क्लियर? समयानुकूल क्या हो जाए? समाधान हो जाए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पे सवाल भी बना है, जीएस पेपर 4 में भी बना है, पेपर 2 में भी बना है। तो जो वहां पढ़े हो, यहाँ से थोड़ा बहुत उसके साथ तालमेल कर लोगे। हम सरलतम शब्दों में देख रहे हैं कि नागरिक, केवल ये देखो, ये शब्द अगर याद अगर ठीक से है, इसी से खींच के निकाल देंगे। घोषणा कर रहा है कौन? किसके अधिकार के बारे में? कि भाई आपको यहाँ पे जो अधिकार है, हम ये सेवाएं दे रहे हैं, आपका अधिकार है, आप ले सकते हो। तो ये नागरिकों के अधिकार के बारे में घोषणा कौन कर रहा है? विभाग या लिखित में देता है, बताता है, लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, क्या और होना चाहिए, लिख देंगे। क्लियर? ये है सिटीजन चार्टर। क्लियर? नेक्स्ट, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर इंडिया में ठीक है नहीं। कई जगहों पे वर्क कल्चर की स्थिति ठीक, सभी जगह नहीं, कई जगहों पे। वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, कौन सी संस्कृति? देखो, किसी कार्यालय या संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आपस में बड़ा अच्छा तालमेल हो, एक की कठिनाई हो, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा हो, संगठन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, कार्यालय में स्वच्छता हो, सब अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, बोलो अपना काम कर रहे हैं, दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम कहेंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है। वहाँ पे किसी प्रकार का अन्याय नहीं है, उत्पीड़न नहीं हो रहा है, बोलो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं है, हम कहेंगे यहाँ का वर्क कल्चर बहुत। तो कई चीजें, वर्क कल्चर को एक चीज नहीं, कई चीजों को दर्शाता है। नहीं तो कई कार्यालयों में देखोगे कुछ गुटबंदी हो गई है, किसी को नीचा दिखाएंगे, महिलाओं के साथ अलग टाइप का उत्पीड़न की भी घटनाएं होती हैं, बोलो। तो ये सारे शब्द जो है ना, आपको लिखने हैं निबंध उसमें, जो केस स्टडीज पढ़ोगे वहां पे भी इसको लिखने का मौका मिलता है। जैसे मान लो, एक पिछले साल एक केस स्टडीज बना था कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आप हेड हो, आप समझो कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वर्क कल्चर का। आप किसी प्रोजेक्ट के हेड हो और आपने उस प्रोजेक्ट में एक भी ऊपर वाले पद पे डॉक्टर देसाई नामक एक महिला को आपने नियुक्त किया, और जैसे ही आपने नियुक्ति की, आप पूरा प्रोजेक्ट के मतलब सीईओ हो, और आपने उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया किसी एक को कि इनके अंडर में ये प्रोजेक्ट अभी चलेगा, आपने डिसीजन लिया। और जैसे ही डॉक्टर देसाई को अध्यक्ष बनाया गया, प्रोजेक्ट के जो पुरुष सदस्य थे, कुछ पुरुष इंजीनियर, उन लोगों ने उनका विरोध और असहयोग करने लगे। प्रोजेक्ट का सफल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पूरा प्रोजेक्ट के सबसे ऊपर में बैठे हुए हो और आपने एक योग्य महिला को, जो उस फील्ड की बहुत अच्छी जानकार है, आपने हेड बना दिया, और ये सब उसका विरोध करने लगे कुछ लोग। ऐसी स्थिति में क्या करोगे?
तो आप लिखते वक्त बताओगे कि इस केस को अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि कार्यालय का वर्क कल्चर ठीक, वहां शब्द का प्रयोग करोगे, कार्य संस्कृति ठीक नहीं है, वहां लिंग विषमता का स्थिति है, लिंग आधारित भेदभाव की स्थिति दिखाई, यानी कार्यालय में सब कुछ ठीक, लैंगिक भेदभाव है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो लिखते वक्त ये शब्द वहां पे प्रयोग होगा। नहीं पढ़े हो तो प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ये 2 साल पहले सवाल था, लोग मनमाने तरीके से लिख रहे हैं। सिलेबस क्यों दिया हुआ है आप देखोगे आप चीजों को बारीक से देखो। आप देखो जो लास्ट वाला टॉपिक है उसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त विषयों पर क्या लिखा हुआ है, केस स्टडीज ऑन एबव। एबव का मतलब ऊपर में जो वर्णित किया जा चुका उसी पे आधारित रहेगा। तो कई बार लोग केस स्टडीज को बिल्कुल अलग कर देते हैं, अपने तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब आप केस स्टडीज लिखो, आप किसी जाके टॉपर की कॉपी देखो जो नंबर 1 पे है, नंबर 2 में है, आप देखोगे उसने शब्दों को इन्हीं में से खींच खींच के निकाला है। कई ऐसे शब्द उससे मिलते जुलते शब्द को निकाल निकाल के उसने उसका प्रयोग। और कई सारे लोग जो फेल हुए हैं, मेंस में कम नंबर आया है, कभी कभी उनकी भी कॉपी को देखो, पता तो चलेगा इनको कम नंबर क्यों आया है। ये सब आपको करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नहीं तो मनमानापन करने की छूट है। ये जो जाता है केस स्टडीज का सवाल सब लोग लिख के आते हैं, क्योंकि ये सब लोग लिख लेते हैं। मतलब अंतर रहता है, किसी गुणवत्ता बहुत अच्छी, किसी गुणवत्ता टॉपिक बता रहा है उपरोक्त विषयों पर, तो उपरोक्त जो विषय हैं उन्हीं के शब्दों को आप कहीं ना कहीं से पकड़ के ला रहे हो, उनको वहां एसोसिएट कर रहे हो, ये लिखने की गुंजाइश बन रही है। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो सातों टॉपिक टिप्स पे रहना चाहिए, तो फिर आप सात इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से काम करोगे, नोट करेंगे। किसी कार्यालय या संगठन में, किसी कार्यालय या संगठन में कार्य करने के तरीके, परस्पर व्यवहार, आचरण का ढंग, वातावरण, लक्षित मूल्य, जो संगठन का मूल्य है क्या होना चाहिए, उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के साधन, और उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के साधन तथा विश्वासों के समुच्चय को विश्वासों के समुच्चय को कार्य संस्कृति कहते हैं। देखो कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर जो है ये नकारात्मक भी हो सकता है, और फिर से बोलो वर्क कल्चर कैसा हो सकता है। कई बार कार्यालय में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति, अपना काम दूसरे के ऊपर टाल देने की स्थिति, कार्यालय में ही गंदगी फैलाए हुए हैं, बोलो एक दूसरे के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ का वर्क कल्चर ठीक, इसरो का वर्क कल्चर जानदार है, बोलो इन्फोसिस का वर्क कल्चर, बोलो विप्रो का वर्क कल्चर। लोग कहते कि देखना है वर्क कल्चर तो जाके वहां देखो। ये जो आईएएस बनते इनको भी अलग अलग ऐसी जगहों पे ले जाया जाता है, इन्फोसिस का दिखाया जाता है भीतर में, ये देखो वर्क कल्चर कितना शालीनता, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बोलो इन लोग को अलग अलग ले जाके जहाँ पे जानदार स्थिति है बताया जाता है कि आपके भी कार्यालय में ऐसी स्थिति होनी, और होता कहाँ है। बोलो प्राइवेट वाले तो मेंटेन कर लेते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा सब काम टालने में लगे रहते हैं कि मेरा काम टल जाए, ये काम कर ले। टालने वाली प्रवृत्ति है कि नहीं? कई बार तो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाते रहते हैं कि 4 नंबर पे चले जाओ, 4 नंबर के 6 नंबर पे चले जाओ।
6 नंबर फिर कह रहा है 4 नंबर पे चले जाओ। बोलो, पब्लिक घूम रही है, दिखाई देता है कि नहीं देता है? ऐसी स्थिति है। अब वर्क कल्चर हमने ओवरऑल, ये सारी चीजें मिलके वर्क कल्चर को इंडिकेट करती हैं। अब वर्क कल्चर नकारात्मक भी हो सकता है। वर्क कल्चर, तो सबसे पहले नकारात्मक कार्य संस्कृति लिखो आप। नकारात्मक कार्य संस्कृति, अब कई बार केस स्टडी ऐसा बना है जहां पे इस शब्द का प्रयोग करना है, कार्य संस्कृति। जब तक इस शब्द को पढ़े नहीं हो ठीक से, तब तक इस शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते हो भाषा में। तो आपको लिखते वक्त इन शब्दों का प्रयोग करना है और अंडरलाइन करते रहो, बेहतर रहेगा। नोट करोगे? पहला पॉइंट, कार्यों में उदासीनता या शिथिलता। कार्यों में उदासीनता या शिथिलता। अपने कर्तव्य को बोझ समझना, टालने की प्रवृत्ति। अपने कर्तव्य को बोझ समझना, तो लगता है बोझ दे दिया गया है। कार्य कर्तव्य को बोझ समझना, कौमा देके टालने की प्रवृत्ति, कि टल जाए, कल आ जाना। आज ही काम कर सकते हैं, नहीं कल आओ आप, फिर दौड़ा दो सामने वाले को, व्यर्थ में दौड़ा दो। कई बार सरकारी डिपार्टमेंट में ये सब होता है। बोलो, होता है? सरकारी में ही ज्यादा होता है। तीसरा, परस्पर शिकायत, असंतोष। परस्पर शिकायत, एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं दिन भर। असंतोष, बकवाद करना, बकवास करना। बैठ के दिन भर बकवास कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, बस हो रहा है, गप हो रहा है, गप लड़ाते हैं। क्या करते हैं? बैठ के, अरे घर पे जाके गप करो तो बात अलग है, वहां पे भी बैठ के पब्लिक खड़ी है और दोनों आपस में गप कर रहे हैं। तुम्हारे घर पे कौन आया है, तुम्हारे घर पे क्या बना है, अच्छा इस पब्लिक इंतजार कर रही है, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं? गप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। क्लियर है? नेक्स्ट, समय का कुप्रबंधन। समय का कुप्रबंधन, नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता। नागरिक या ग्राहक बोल सकते हो, नागरिक या ग्राहक के प्रति, जो कस्टमर है उसके प्रति असंवेदनशीलता। लाल फीताशाही। कई बार कार्यालय में आप परेशान हो, सामने वाले को पता है परेशान है, बट मुस्कुरा रहा है आपको देख के, और आप घूम रहे हो इधर से उधर कि क्या हमारा काम होगा कि नहीं होगा, इससे रिक्वेस्ट कर। ऐसी स्थिति रहती है, कई बार ऐसी स्थिति रहती है। और जो पहली बार दिल्ली आ जाए तो पक्का झेल जाएगा, अलग अलग जगहों पे चला जाए ना, शुरुआती दौर में झेलना होता है। तो कई बार ना आदमी को झेलना भी चाहिए, झेलता है तो परिपक्व हो जाता है, उसको फिर सारी काम करने के तरीके पता चल जाते हैं। नहीं झेलेगा ना, हो सकता है कि उसके पिता बड़े मजबूत पोजीशन में, तो उसको झेलना ही ना दे, सारी व्यवस्था एकदम सटीक रखे, मगर जिस दिन उसको दुनिया की वास्तविकता से सामना होगा वो टूटने लगेगा, कठिनाई में पड़ जाएगा, उसको ज्यादा तनाव होगा। कई लोगों की दशा ये रहती है कि पिता इतना मजबूत स्थिति में रहते हैं या गार्जियन उनके, कि समस्या ही नहीं होने देते हैं बच्चों को। तो बच्चे ने कभी समस्या झेला नहीं है, कभी समस्याओं को टैकल नहीं किया। जैसे उनकी छाया हटती है, भारी दिक्कत, जीवन कठिनाई से युक्त हो जाता है, और ये होगा ही होगा, सबके जीवन में होता है। तो कई बार जो होशियार गार्जियंस होते हैं वो कई बार छोड़ते हैं कि झेल लो, झेलोगे तो परिपक्व बनोगे, थोड़ा ठोकर लगे, थोड़ा तनाव हो, ध्यान भी रखते हैं, मगर क्या करते हैं, हो सकता है आपको भी छोड़ा गया हो जानबूझ के कि झेलो बेटा, दिल्ली जाके और टिफिन का खाना, तब दुनिया का पता चलेगा, परिपक्व हो जाओगे, है कि नहीं है? तो घर में तो सारी सुख सुविधा,
थोड़ा सा खाना ठीक से नहीं मिला, शिकायत, ये खाना ठीक से नहीं मिला है, नहीं खाना खाएंगे। यहाँ पे तो जो सब्जी आ जाए, टिंडा आ जाए, भिंडी आ जाए, जो आ जाए आंख बंद करके खा लेना है। किससे शिकायत करोगे? हो गया। घर पे तिस्मार खां बने हुए थे, यहाँ 8x8 में सिमट जाते हैं। बोलो, 8x8 के कमरे में कई लोग सिमटे हुए हैं। ये दशा है कि नहीं है? और घर पे जाते ही नवाबी शुरू हो जाती है कि नहीं है? तो थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ हाँ, तुम्हारे घर पे बनता ही है, तुम बोल लो। बोल के प्रभावित करना चाहता है आसपास कि लोग जाने कि इसके घर पे 56 भोग बनता है। उसे याद है, केवल नाम ही पता होगा, 5-7 से ज्यादा नाम नहीं ले सकता है। और बोलने में आगे है ये। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट लिख लोगे? यह भी एक दिखाई देता है कई जगहों पे, जो कई सारे कार्यालयों में, कि अपने से वरिष्ठ अधिकारी या विभागीय मंत्री को खुश करने की बात, नोट कर लोगे। अपने से वरिष्ठ अधिकारी, ये भी नकारात्मक एक पक्ष दिखता है। अपने से वरिष्ठ अधिकारी या विभागीय प्रमुख को खुश करने की प्रवृत्ति। अब कभी कभी विभाग में देखो, कई ऐसे लोग रहेंगे कि वो जो उसका हेड है उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, उसके पॉलिश करते रहते हैं, वाहवाही करते रहेंगे, आप जानदार, आप बहुत अच्छे आदमी, ये सुनो, माहौल खराब करते हैं। और कोई मेहनत करने, देखो जो जेन्युइन मेहनत करने वाला होगा वो ज्यादा पॉलिश नहीं करेगा, ऐसा वो जाके पीछे पीछे ज्यादा नहीं घूमना पसंद करेगा, वो वर्क करना पसंद करेगा। तो जो पॉलिश कर रहा है वो आगे बढ़ने लगता है, उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये सब निगेटिव वर्क कल्चर को दर्शाता है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, नीचे जगह छोड़ दो, अगर आपका अपना अनुभव हो तो उसको भी लिख देना। नेक्स्ट, सकारात्मक कार्य संस्कृति। सकारात्मक कार्य संस्कृति। पहला पॉइंट, कार्यालय में अनुशासनहीनता से निपटने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्य प्रणाली। कार्यालय में अनुशासनहीनता से निपटने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्य प्रणाली। तो ये आप देखोगे टाटा सन्स में, पीछे एक केस स्टडीज में डाल सकते हो। टाटा सन्स के चंद्रशेखरन उसके हेड हैं, पीछे वो घटना घटी, पेपर में आया और उसको माना गया, उसमें भी सत्यनिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। उसमें उसमें ये संदर्भ आया कि आप दिमाग लगा के देखो, इस पे केस स्टडी भी मिलता जुलता बना हुआ है। वो केस आया था ऑलरेडी पेपर में कि टाटा सन्स में बहाली करने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया था, उस एजेंसी ने पैसा लेकर कुछ अयोग्य लोगों को बहाली शुरू कर दिया। और उसमें कंपनी के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए थे जिनको नियुक्ति का दायित्व दिया गया था कि आपको नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उन लोगों ने पैसा लेकर, और उनका जिनको नियुक्त किया गया था उनका प्रदर्शन पास्ट में अच्छा रहा था। उनका प्रदर्शन कैसा था? तो उनको अपॉइंट कर दिया गया कि आपको अब चयन करना है। इन लोगों ने पैसा लेके अयोग्य लोगों को उसमें, तब तक नजर पड़ गई प्रबंधन की, तो तुरंत उन लोगों ने एक्शन लिया। और उस समय ये स्टेटमेंट आया चंद्रशेखरन का, आप उनका देखोगे, उसके भले माननीय वो उसके हेड हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, कि वित्तीय प्रदर्शन से ज्यादा सत्यनिष्ठा आवश्यक है संगठन के लिए। ये उनका स्टेटमेंट है, वित्तीय प्रदर्शन से ज्यादा बढ़िया क्या जरूरत है? अगर सत्यनिष्ठा नहीं है
तो आज नहीं तो कल उसका वित्तीय प्रदर्शन भी खराब होगा और वह कंपनी को लंबे समय तक चोट पहुंचाएगा। इससे कंपनी की साख खराब हो सकती है। उन पे जितने लोग हैं उन पे एक्शन लिया गया, एक्शन लेकर उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा उनको। तो ये स्थिति रहती है। तो कोई हो सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो मगर सत्यनिष्ठा नहीं हो, बोलो, तो आदमी संगठन के लिए भारी कठिनाई पैदा हो सकता है। शुरुआत में थोड़ा मेहनत करके लाभ दिखा रहा है, बाद में इमेज बनने के बाद वो डेंट लगाना शुरू कर दे। ऐसा ही देखा जाता है। आदमी विश्वास कर लेता है कि बड़ा कमा रहा है, इतना बड़ा घपला करता है पता भी नहीं चलता है, भले विश्वास जमा लेता है। क्लियर? उस पर वो स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी टाइप करोगे तो मिल जाएगा ये टाटा सन्स में बहाली को लेकर जो कठिनाइयाँ आई थी। क्लियर? नेक्स्ट, पेपर में रिपोर्ट था, पेपर में आर्टिकल था, उसको लेकर क्या उन्होंने कहा वहां से आप खींच के 2 लाइन अपने पास रख लो। क्लियर है? नेक्स्ट, लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन। लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के साधन और कार्य पद्धति की स्पष्टता होनी चाहिए। विभाग या संगठन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का सतत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए। संगठन या विभाग में, नेक्स्ट, संगठन या विभाग में अच्छा कार्य करने वाले को प्रशंसा पुरस्कार एवं प्रोन्नति, उसको ज्यादा हम प्रमोशन दे दें, और कार्य में शिथिलता बरतने वाले को निंदा या समझाने बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। निंदा या समझाने बुझाने, उनको समझा दिया जाए, बुझा दिया जाए। निंदा या समझाने बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था, प्रदर्शन ठीक नहीं कर रहा है तो समझाएंगे बुझाएंगे, नहीं करेगा तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। सरकारी विभाग में थोड़ा अलग रहता है, फिक्स रहता है, एक बार आ गया तो करे या वो चलता रहता है। मगर अब सरकारी डिपार्टमेंट में भी जो जबरन सेवानिवृत्ति है, कंपल्सरी रिटायरमेंट की व्यवस्था कर दी गई है, समय से पहले ही रिटायर करने की व्यवस्था हो गई है, ध्यान रखना। क्लियर? नोट करोगे? सकारात्मक कार्य संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष। अगर सकारात्मक कार्य संस्कृति है तो क्या क्या उसमें होगा। ये तो हमने नकारात्मक कार्य संस्कृति को पहले लिखा था, फिर हमने सकारात्मक कार्य संस्कृति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए वो बताया, और हम लिख रहे हैं महत्वपूर्ण पक्ष क्या है सकारात्मक कार्य संस्कृति के। नोट करोगे? टीम वर्क की भावना। टीम वर्क की भावना। आप इसरो को देखोगे तो उसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है। जो उसके टॉप लेवल के जो वैज्ञानिक है वो भी जूनियर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। मतलब जो बॉस है वो भी नीचे वालों के साथ क्या है,
घुल मिल के बात हो रही है, उनसे उनका हालचाल, इससे उनका हौसला बनता है, टीम वर्क का भाव पैदा होता है। कौन सा भाव? टीम वर्क का भाव। ये ध्यान देना। क्लियर? कोई ईगो नहीं रहता है कि हम टॉप पे, हम क्यों जूनियर से बात करें। मिलजुल के काम होता है। क्लियर है? इसको पहला पॉइंट क्या होगा? टीम वर्क। जैसे मान लो, ये मैं केस स्टडी बता दो, जो बता रहा हूं वो सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। मान लो किसी पर्वतीय इलाके में आपदा आई है, उसमें सड़क विभाग पहुंचा हुआ है, बिजली विभाग पहुंचा हुआ है, आपदा वाला विभाग पहुंचा हुआ है, अलग अलग विभाग पहुंचा हुआ है, 4-5 विभाग वहां पहुंचा हुआ है। और जैसे ही आपको, आप हेड हो, अलग अलग विभाग के लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है, और वहां जब मीटिंग होती है तो 4-5 विभाग के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाता है कि इन्होंने ठीक काम नहीं किया, वो दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है। और आपदा में 5 जो सारी टीमें हैं, सबको मिलके काम करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? तो पहला पॉइंट ये आएगा कि इस केस का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसकी कमी है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? टीम वर्क की कमी है। इसको हटा लो, बोलो, या इसको रख के बोलो, टीम वर्क की कमी है। बोल लोगे? रख के ही बोल रहा है, वेरी गुड। बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। टीम वर्क की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्मार्ट आदमी है, कॉन्फिडेंस भी उसको बहुत है। तो ध्यान देना, टीम वर्क की भावना, वहां शब्द देखो, लिखते वक्त कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे जो प्रॉपर होगा, क्योंकि आपस में वो लड़ रहे हैं। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा। अगर टीम वर्क नहीं है तो आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक होगा क्या? कोई बिना बताए आगे चल जाएगा। पहले होता क्या था, जैसे नक्सलवादी, जो अभी नक्सलियों पे हम तेज गति से उसके ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। पहले की कमी क्या थी पहले अभियान में, कि विभिन्न टीमों में आपस में किसकी कमी थी? कोऑर्डिनेशन की। पता लगा कि सीआरपीएफ, वहां लोकल पुलिस, जो कोबरा बटालियन या और जो ऐसा बना हुआ है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिना किसी को बताए निकल गए जंगल में 50 लोग, और लोकल से आपने सपोर्ट नहीं लिया, या फिर और टीम को बताया नहीं जो उनको पता है वहां पे। परिणाम स्वरूप घटनाएं घटित हो गई। तो वहां पे किसकी कमी थी? कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब टीम वर्क नहीं हो रहा था। जहां पे भी 5-6 डिपार्टमेंट के लोग एक साथ हो, वहां पे क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए। तो कौन से शब्द का प्रयोग करोगे, ये बहुत जरूरी है। अगर केस यह बता रहा है कि 4-5 विभाग के लोग आपस में तनाव पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी कमी हो गई? टीम वर्क अगर कम पड़ेगा तो उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, इसका मतलब राहत और बचाव कार्य ठीक से, इसका मतलब उद्देश्य विफल हो जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ गए हो उस उद्देश्य में सफलता। तो ऐसे लिखने का प्रयास करना है। इस शब्द का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो कोई भी लिख देगा, मगर सटीक शब्द का प्रयोग होना, तब जाके नंबर आ जाता। उनको फिर अंडरलाइन कर दो। तो जहां सकारात्मक वर्क कल्चर होता है, वहां टीम वर्क की भावना होती है। क्लियर? टीम वर्क। जैसे अभी भारत को देखो, खेल रहा है टीम वर्क की भावना के साथ। क्रिकेट का मैच कौन सी भावना? टीम वर्क। वहां जीतने के बाद कई बार कप्तान बोलता है कि हमने टीम वर्क की भावना से खेला है। मतलब सारे लोग अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, स्पिनर, गेंदबाज, बल्लेबाज, सब लोग अपना अपना काम, अच्छा काम कर, हम करें, टीम वर्क है। क्लियर? तो आप लोग भी टीम वर्क की भावना से काम करो। 5 लोग हो तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलोगे तो 5 का हो सकता है। और टीम वर्क नहीं हो, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो सब एक दूसरे को डुबा देंगे। सबके भीतर में रहेगा ये अगर हुआ तो ठीक बात, वो उसको नीचे डुबा रहा है, वो उसको डुबा रहा है, सब नीचे एक दूसरे को। बड़ी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, नवाचार और सृजनात्मकता को सम्मान। नवाचार एवं सृजनात्मकता को सम्मान।
क्रिएटिविटी आप बोलोगे अंग्रेजी में, क्या बोलोगे? क्रिएटिविटी। अरे बोलो ये स्वर्णो को सम्मान क्या होना चाहिए? कई संगठनों में कोई नया बात कोई बोलेगा ना, चार उसको बोल के चुप करा देंगे, ज्यादा होशियार मत बनो, चुप रहो। अच्छी भी बात बोल रहा है उसको क्या करा देंगे? तो कोई नवाचार या कोई सृजनात्मक काम कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ तुम भला अच्छा बात बता रहे हो, बोलो। और नहीं तो फिर क्या होगा? दब जाएगा वो प्रतिभा। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पक्षता। पक्षता ये भी एक लक्षण है सकारात्मक वर्क कल्चर का, कि जहां आप काम कर रहे हो वहां पे क्लीननेस है कि नहीं है। कई जगहों पे धूल की दशा दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, पान का पीत दिखाई देगा, मकड़ी का जाला दिखाई देगा। लगता है कि कोई यहाँ कोई इसका माई बाप, इसका मतलब वहां का वर्क कल्चर ठीक। कई जगहों पे ये दशा दिखाई देगी। ये स्वर्णो गंदगी फैली हुई है, हम कहेंगे यहाँ का वर्क कल्चर ठीक नहीं है। हैं? अब पहले था अब नहीं है, अब सुधर गया है। अभी है तो उस पर एक्शन होता रहेगा, जो ऐसा करेगा उसके ऊपर। आदत लोगों की गंदी पड़ी हुई है ना, बचपन से जो गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहा है, वो आदत जल्दी थोड़ी छूटती है, जब मौका मिलता है तब खा लेगा। और जब आदत, वो यही सब तो एटिकेट की कमी है। अब जो ये इसको आप बोल सकते हो पर्यावरणीय चेतना उनकी जागृत, इंदौर के लोगों की पर्यावरणीय चेतना जागृत हो गई। वो सड़क पे गंदगी नहीं पैदा करते हैं, ऑफिस में क्यों पैदा करेंगे? बोलो। कोई भी खाना अगर कोई चीज डब्बे में खा भी रहे हैं तो डस्टबिन में डालेंगे डब्बे को, रैपर उसको उठा के ठीक जगह फेंकेंगे। तो इंदौर के लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। बोलो। क्लियर? नेक्स्ट, त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान। त्वरित एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान। परस्पर सहयोग का भाव। परस्पर सहयोग, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन सा भाव? आप कई बार आपको ऐसे कार्यालय मिल जाएंगे, एक कोई परेशान है, दूसरा जाकर उसको मदद करता है। तो लग जाता है कि हमारा ऑफिस का ये स्टाफ परेशान हो रहा है, तो कोई सीनियर आकर उसको 2 मिनट में मदद करके प्रॉब्लम को, तो हम कहेंगे अच्छा वर्क कल्चर है। परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, ये भाव दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट, योजना और कार्य प्रणाली की स्पष्टता। योजना और कार्य प्रणाली की स्पष्टता। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा का निर्धारण। आप भी देखो, आप भी जीवन में जो वर्क कल्चर, आप भी अपने स्तर पे अपनी चीजों को ठीक रखो। आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट रहे कि हमको इस साल देना है, डोलड्रम में न रहे। आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको ये काम करना है, ये काम। आप फ्री छोड़ दोगे इस फील्ड में ना, अगर जिस फील्ड में उतरे हो, और आपने अपने को गाइड नहीं किया तो बहुत सारी चीजें हैं। जाना है यहाँ तक ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है, बोलो, और बीच बीच में रास्ते जो है ना कटे भी हुए हैं। क्या कटे हुए हैं? बीच बीच में कहीं कहीं कट गया है। आप ऐसे बोल सकते हो, ये दशा है। मान लो यहां से चल रहे हो, जाना है यहां तक, कहां तक पहुंचना है, और यहां से चल रहे हो तो कई लोग
4 कदम चले, फिर बाएं साइड, दाहिने से बाएं साइड भटक गए, कुछ देर भटक के फिर वापस आए, फिर आगे बढ़े, कुछ देर और आगे बढ़े, दाहिने साइड भटक गए। कई लोग भटक के बाहर हो गए, और कई लोग सीधे चलते हैं, एक ही बार में कहां पहुंच गए। देखो कितना कुछ है। और कई लोगों को हमेशा दाहिने बाएं भटके जा रहे हैं। योजना अगर ठीक स्पष्ट नहीं है तो फिर भटकाव होगा। और देखो ये एग्जाम बहुत असंभव नहीं है, 500 नंबर तो मेरे थ्रू तैयार हो रहा है, कम थोड़े ये 500 नंबर। बोलो, अच्छा ये बताओ, 500 नंबर अगर ठीक से जो रूम पे प्रैक्टिस कर रहा हो ना, वो कॉन्फिडेंस पैदा कर लेगा अपने भीतर, यहाँ ये 500 नंबर तो मैं कर ही लूंगा। निबंध में जितना हम लोगों ने किया, अपना का निबंध हो गया है, निबंध पे अलग से रहेगा लगभग 15 दिन, तो 250 नंबर वो है, 250 नंबर ये है। ठीक से पढ़ने वालों की कमी है हिंदी मीडियम में। आप जम के मेहनत करते हो ना तो उसका असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक से पढ़ो, और कभी कभी प्रयास करो कि मान लो कि 2-3 दिन मौका मिल रहा है राजेंद्र नगर में जाके पढ़ने का, वहां जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, अगर ऐसा कोई संयोग बनता है तो थोड़ा इंटरेक्ट करते हो वैसे लोगों से जो एकदम फाइट में है, तो आपको अपनी कमियां भी उभर के सामने आती हैं। तो कई बार लोग कुएं में मेढक बन जाते हैं, उनको लगता है मेरा ही साम्राज्य है, यही दुनिया है, यही सब जाल है। मुखर्जी नगर तो कुआं है एक छोटा सा। कितने यहाँ पे स्थिति है रिजल्ट की, बोलो। बड़े पैमाने पे तो दूसरी जगह से है ना, फैक्ट है ना। और ये सब चीजों पे कोई ना स्थिति है, कोई डिस्कस करने के लिए तैयार, अन्य चीजों पे डिस्कस खूब हो रहा है, मगर ये डिस्कशन नहीं है कि कितने लोग ऐसे लोग हैं इस बार जो पिछली बार सेलेक्ट हुए थे या पिछले प्रयासों में इस बार पुनः सेलेक्ट हुए हैं हिंदी मीडियम में। तो संख्या तो बता दी जाती है कि हाँ भाई 45 हुआ, 50 हुआ, 50 में पता चला 20 जो हैं, 20-22 कौन से लोग होंगे। हम हिंदी मीडियम में उनको भी काउंट कर देते हैं जनरली जो उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, लिखा है मेंस अंग्रेजी में, इंटरव्यू कैसे दे लिया। हम कहते ये भी हिंदी मीडियम के हैं, ये बिना देखे कि वो अंग्रेजी मीडियम का है, बेसिकली केवल इंटरव्यू हिंदी में दिया है। ऐसा परमिशन है, ध्यान देना, कि आप हिंदी मेंस अंग्रेजी में दे लो और इंटरव्यू, तो कई सारे हिंदी बेल्ट के लोग इंटरव्यू हिंदी में देते हैं, उन्होंने एफर्ट करके अपनी राइटिंग तो सुधार ली, मगर अभी भी स्पीकिंग ठीक नहीं है उनका, उस लेवल पे इफेक्टिव नहीं है, तो वो हिंदी में चले जाते हैं बोलने के लिए। और ऐसे खूब लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हर एक साल 8-10 तो ऐसे दिखते हैं। तो हिंदी मीडियम के लोग उसको भी काउंट करते हैं, हमारा ही बिरादर है, यहाँ हिंदी मीडियम वाला है। अब फ्रेश सिलेक्शन देखोगे तो अराउंड 20 के आसपास होगा, अराउंड यही है। और सोशल मीडिया देखोगे तो लगेगा कि छाया हुआ है, चारों तरफ भरा हुआ है कि नहीं फैक्ट। इस सब प्लान्ड वे में काम किया गया है, जिसका नतीजा हिंदी मीडियम भुगत रहा है। भले दिमाग लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट पे बहुत हैवी खर्च हो रहा है उनको दिखाने के लिए। एक व्यक्ति कोई सफल हो जाए, 400 रैंक, 500 रैंक, उसका कम से कम 1000 वीडियोज बनेगा, छोटा छोटा रील बनेगा। अंग्रेजी वालों का रील थोड़ी दिखता है, कम दिखता है। हिंदी वालों का, हिंदी वाले उसी को देख देख के खुश हो जाता है कि बहुतों का हुआ है। आपको सतर्क रहना है, मेरा कहने का ये आशय है। सतर्क रहोगे तो ये कोई कठिन एग्जाम नहीं है। ठीक से पढ़ो और क्वेश्चन बैंक रखो और टॉपरों की कॉपी रख लो, इससे रास्ता ज़्यादा बेहतर तरीके से खुलेगा। क्लियर? लिख लोगे ये पार्ट, पैरा चेंज करके लिखो आप। लोक निधि अलग से अब हो गया, ये वर्क कल्चर हो गया, लिख लिया। वर्क कल्चर क्या है, नकारात्मक वर्क कल्चर क्या है, सकारात्मक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करोगे, तो ये करोगे जो बीच में उपाय हम लोगों ने लिखा है। फिर सकारात्मक वर्क कल्चर में क्या क्या होता है वो बता दिया हमने, क्या होना चाहिए तो हमने बीच में बता रखा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नोट करोगे, लोक निधि का उपयोग।
लोक निधि का अर्थ है सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला धन। लोक पब्लिक फंड है, सार्वजनिक उपयोग के लिए यूज किया जाने वाला धन। लोक निधि का सृजन संघ और राज्य सरकार के द्वारा बजट के द्वारा किया जाता है। बजट के कोष्ठ में लिख सकते हो वार्षिक वित्तीय विवरण के द्वारा किया जाता है। बजट के कोष्ठ में क्या लिख लोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। लोक निधि का सृजन संघ और राज्य सरकार के द्वारा बजट के माध्यम के से किया जाता है। लोक निधि का उपयोग सरकार उनकी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। सरकार किसी को दे भी सकती है, एनजीओ को भी कुछ देने की बात होती है। सरकार और उनकी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। लोक निधि का उपयोग राष्ट्र के विकास में सहायक है। लोक निधि का उपयोग राष्ट्र के विकास में सहायक, अतः इसका उपयोग वैध तरीके से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। नोट कर लोगे कैसे उपयोग हो लोक निधि का, कैसे उपयोग नीचे करोगे, कैसे उपयोग हो। कैसे उपयोग हो के सामने लिख लोगे या नीचे में। पहला पॉइंट, लक्षित उद्देश्य की पूर्ति हेतु हो। लक्षित उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया उसी उद्देश्य के लिए हो। निर्दिष्ट क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र के लिए है निर्दिष्ट क्षेत्र में हो। निर्दिष्ट लोगों या वर्ग के लिए हो, जिस वर्ग के लिए आवंटित हुआ उसी वर्ग को, जिन लोगों के लिए हुआ है उन्हीं को हो। निर्दिष्ट लोगों या वर्ग के लिए हो। पहला चेंज करके लिखोगे क्या होना चाहिए। लोक निधि का जब उपयोग हो तो पारदर्शिता हो, लिख लोगे पारदर्शिता हो। वस्तुनिष्ठता हो। प्रभावशालीता हो। कुशल प्रबंधन हो। कुशल प्रबंधन। वित्तीय जवाबदेहिता हो। वित्तीय जवाबदेहिता। ऐसा होने, नीचे लिख लोगे ऐसा होने पर ही अनियमितताओं को रोका जा सकता है।
नीचे कर लोगे। केवल प्रक्रिया पर ध्यान देने की बजाय परिणाम पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल प्रक्रिया की बजाय परिणाम पर भी ध्यान देना चाहिए। देखो ये शब्द, इसको ध्यान रखना, ये प्रक्रिया और परिणाम वाली बात है। देखो, ऑडिट डिपार्टमेंट पहले ऑडिट पे ज्यादा बल देता था, प्रक्रिया पे। किस पे बल देता था? प्रोसेस ऑडिटिंग होती थी। मगर अब आउटकम ऑडिटिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिर से बोलो, किसकी बात? ध्यान देना, जहां पे सरकारी धन खर्च होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है। करता है। ऑडिट ऑडिट सर्विस भी, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक बढ़िया सर्विस मानी जाती है। आप जब आईएएस का फॉर्म भरो, इसको चौथे पांचवें स्थान पे दे सकते हो। किसको? ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को चौथे पांचवें। कई लोगों को पता नहीं है, इसको नीचे डाल देते हैं। आप चौथे पांचवें छठे तक इसको तो पक्का भर दो। कई लोग तीसरे नंबर पे भर देते हैं। कौन से सर्विस को? एक बेहतरीन सर्विस है जहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, न के बराबर है, और बढ़िया माना जाता है काम, जानदार काम है। जहां सरकारी धन खर्च हो रहा है, ऑडिट डिपार्टमेंट जाकर उसकी जांच करता है कि जिस उद्देश्य के लिए आवंटित हुआ था वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जिनके लिए हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ। और पहले ज्यादा बल किस पे दिया जाता था? ऑडिट डिपार्टमेंट गया मान लो किसी विभाग के पास, तो वहां पे सब कागज को चेक कर लिया। कागज में आ गई भाई, हाँ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में 10 लाख आया। कागज को चेक करने पे पता चला कि हाँ सारी प्रक्रिया विधिवत तरीके से वहां बना हुआ है कि हाँ इनको ये दिया गया, इनको ये दिया गया, सबका साइन है, सबका कागजी कार्रवाई, यानी कागजी कार्रवाई सब पूरी हो गई है। तो प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया, मगर परिणाम ठीक। आप कभी कभी सुनते होंगे कि कागज पे 2 किलोमीटर सड़क बना दी गई, ऐसा पेपर में भी छपता है। कागज पे उसने सड़क बना दिया। मतलब कहने का मतलब है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ। जब डिपार्टमेंट गया सड़क विभाग का वहां पे ऑडिट करने के लिए, तो विभाग ने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे जो, यहाँ से इतना गिट्टी आया, यहाँ से इतना कोलतार आया, इतना दिया गया रोलर को, और यहाँ से यहाँ तक का सड़क जो है बना दी गई। तो आपने कागज को चेक किया तो लगा कि सबका बिल है, सब प्रॉपर बिल लगा हुआ है। मगर जब आप बाहर निकल के देखने के लिए रिजल्ट गए तो पता लगा जैसे पहले सड़क थी उसी टाइप से। तो कहाँ पे सड़क बना दिया उन्होंने? तो पहले प्रक्रिया की जांच होती थी, अब ना आउटकम ऑडिटिंग की बात हो रही है। किसकी बात? आउटकम ऑडिटिंग की बात। आप एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो, ये भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। कौन सा ऑडिटिंग? तो बोलो कौन सा? अपने सिलेबस के लास्ट में पढ़ना है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां है सिलेबस में। देखो कहाँ है, टॉपिक नंबर 7 के लास्ट में है। तो भ्रष्टाचार को रोकने में जहां जहां सरकारी धन जा रहा है, हमें केवल प्रोसेस को नहीं देखना है, कागज को नहीं देखना है, बल्कि क्या देखना चाहिए? मान लो किसी एक जिले में 500 आया रिक्शा, हाथ का रिक्शा बांटने के लिए दिव्यांगों को। जो दिव्यांग है उनको हाथ का रिक्शा देना है, जो हाथ से चला लेते हैं, ताकि वो भी मूव कर सके। 500 लोग, आपके डाटा आया कि लगभग 500 लोग हैं, और 500 रिक्शा गया, बंटना है, खरीदारी हुई। आप गए डिपार्टमेंट में जांच करने के लिए, मान लो आप ऑडिट डिपार्टमेंट का अधिकारी हो। वहां जब गए तो आपको कागजी कार्रवाई एकदम कंप्लीट है कि भाई हाँ सोनू कुमार को ये दिया गया, इनके साथ ये दिक्कत थी, फोटो लगा हुआ है, साइन है, सबका बना हुआ है वहां पे। बोलो, तो आपने कागज को जांच किया तो सब लगा कि एकदम परफेक्ट है, खरीदारी हो गई, और सबको 500 लोगों को बच गया। आप जब बाहर निकले तो देख रहे हो जैसे पहले घूम रहे थे वो लोग उसी टाइप से घूम रहे हैं। बोलो, इसका मतलब रिजल्ट दिख, इसका मतलब यहां पे क्या किया गया? कागज पे ही बना दिया, कागज पे ही बांट दिया।
वास्तव में नहीं बांटा, बल्कि कागज पे ही बांटना दिखा दे। कहीं कहीं से सर्टिफिकेट लाके किसी किसी का, बोलो ये सुनो। तो अब किस पे बल दिया जा रहा है कि खर्च, जब अगर सरकारी धन खर्च हुआ है तो आपको रिजल्ट भी देखना, उसका आउटकम कितना हुआ। तो अब आउटकम ऑडिटिंग पे बल गया, ये आपको पढ़ना है। आउटकम ऑडिटिंग इकोनॉमिक्स में जब जाओगे तो मिलेगा, और जब आउटकम ऑडिटिंग पढ़ोगे तो आएगा कि ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायक है। क्लियर? लोक निधि सरकार का बड़ा सा धन जनहित में खर्च करते हैं, इसलिए ऑडिट डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर आईपीएस के दफ्तर में पहुंच जाए या डीएम साहब के पास भी पहुंच जाए तो एक बात, उसका सम्मान तो उनको भी ठीक से करना पड़ता है, क्योंकि पता है सरकारी धन का खर्च हुआ है, बोलो, और एक भी कहीं पे होगा तो ऑब्जेक्शन वैराइज सामने वाला, तो सारे लोग मिल के रहते हैं। किससे? ऑडिट डिपार्टमेंट एक जानदार डिपार्टमेंट है, अच्छा काम है, ध्यान देना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नील है, और रिपोर्ट कई बार सरकार को भी हिला देती है। कैग का रिपोर्ट सरकार को भी कि यहाँ सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आक्षेप लगने लगता है। ये सौनो, तो जब भी आप भरोगे तो उसमें ऑडिट डिपार्टमेंट को ऊपर, आईएएस आईपीएस और आईआरएस को के बाद आप 3 के बाद चौथे नंबर पे आईएफएस अगर रख रहे हो तो 5वें नंबर पे कर लो। इस तरीके से टॉप 5 में इसको भी स्थान। अच्छी सर्विस है, जो लोग सर्विस में वो लोग भी मानते हैं कि नहीं, दूसरे लोग भी मानते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सर्विस है। क्लियर? जिसके बारे में कई लोगों को ज़्यादा जानकारी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए में ही है। तो ध्यान देना, किस पे बल देना है अब? केवल प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया से पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है यूज ऑफ पब्लिक फंड। क्या लिखा हुआ है? बोलो। लोक निधि का उपयोग तो 2 तरीके से होता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। अगर आप इसी को देख रहे हो तो दुरुपयोग रोक नहीं सकते हो, बोलो, तो आपको उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना है। क्लियर? तो प्रक्रिया के साथ साथ हमें परिणाम को भी ध्यान रखना। एक लाइन में लिखा हुआ है, उसमें आप आउटकम ऑडिटिंग लिख सकते हो। लिख लो आउटकम ऑडिटिंग की बात। कौन सी ऑडिटिंग? हम रिजल्ट भी देखेंगे, केवल प्रक्रिया को नहीं देखेंगे, नहीं तो कागज पे ही सड़क बन जाएगी, वास्तव में सड़क दिखाई नहीं देगी। और अभी पिछले हफ्ते भी ये पेपर में छपा था कि 2 किलोमीटर सड़क कागज पे ही बना दिया। ये छोटा सा न्यूज कहीं का छपा हुआ था। तो कई बार मैं फोटो से, मोबाइल से उसका फोटो खींच के रख लेता हूँ कि आगे हो सकता है क्लास में मैं दिखाऊं कि ये देखो क्या है, इसका मीनिंग बताओ। वो होगा कहीं पे जो काम, जो, अरे आप पढ़ो आंख खोल के तो दिख जाएगा। अगर दिमाग में सिलेबस है ना, तब तो पेपर पढ़ना लाभदायक है, और सिलेबस याद नहीं है तो 4 घंटा पेपर पढ़ो, सब बेकार है आपके लिए। कई लोगों को सिलेबस याद नहीं है, घंटों पेपर पढ़ते हैं, पता नहीं है कि जो पढ़ रहा है उसको कहाँ इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस पता नहीं है। सिलेबस नहीं पता है, क्वेश्चन बैंक का तो आता पता नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो और सिलेबस आपके टिप्स पे है, तो पेपर को देखते ही लगता है अरे ये पार्ट तो उस टॉपिक में इस्तेमाल हो सकता है, ये पार्ट तो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। संभव है कि नहीं है? जैसे कल ही हीट वेव पे आया है कि समुद्र का जल स्तर अब गर्म हो रहा है, बोलो, तो वो आप पर्यावरण का, जल, ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट, हीट वेव भी तो लिखो। हम जनरली हीट वेव को हटा के कई और चीजें लिख देते हैं, मगर अभी हीट वेव की ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, तो एक पैराग्राफ उस पर आ जाना चाहिए और पेपर से लेके लिख दो, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर? नेक्स्ट। कई सारी संसदीय समितियां हैं जहां सरकारी धन का खर्च होता है, तो वो भी वहां पे क्या करती हैं? ऑडिटिंग नहीं, उनका भी, उनका एक ध्यान रखती हैं कि सरकारी धन का गलत तरीके से उपयोग तो ना हुआ। संसद की समितियां हैं ना, विधायी समितियां, 3 समितियां हैं, उन तीनों को आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। पढ़ा है? नोट कर लो।
डिटेल वहां से लोगे। प्रिंटेड नोट्स में मैंने दे रखा है समितियों का गठन कैसे होता है, उनका काम क्या है, डिटेल अलग से। पॉलिटी में पढ़ना है, हमने प्रिंटेड में दे रखा है, यहाँ शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर? नोट करोगे। लोक प्रशासन पर संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। संसदीय समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण रखा जाता है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को नेक्स्ट पॉइंट में लिख लोगे। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने का विधायी प्रयास। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने का विधायी प्रयास। विधायी पहला है लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी होता है ना। इस सब मैं उम्मीद करता हूँ इस सब पढ़े होंगे। पॉलिटी में तीनों का गठन, कितने लोकसभा के होंगे, कितने राज्यसभा के होंगे, और इनका काम क्या है, ध्यान देना। ये सब आपको पढ़ना है पॉलिटी में। तो वहां से अगर यहाँ बन जाए कि सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधायी समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, उनका विवरण दे, तो आप वहां से कट करके इसमें लेते आओगे। क्लियर है? और तीसरा है लोक उपक्रमों पर समिति। लोक उपक्रमों पर समिति, 3 समिति हो गई ना। लोक उपक्रमों पर समिति है। ध्यान रखना कि अभी इस पे भी विवाद चल रहा है कि जो सांसद निधि हैं और जो विधायक निधि हैं, कई बार इस पे ऑब्जेक्शन एराइज हुआ है कि वो भी एक पब्लिक फंड है। बोलो है ना? अभी सांसदों को कितना दिया जा रहा है प्रतिवर्ष? 5 करोड़, 5 प्रतिवर्ष 5 करोड़ है। बिहार में यहाँ पे दिल्ली में विधायकों को भी शायद इतना ही है। वहाँ पहले कम था, बाद में बढ़ाया गया है। देख लोगे, एग्जैक्ट ये फैक्चुअल चीजें हैं, देख लोगे। तो मान लो 5 साल में 25 करोड़ उनको दिया जा रहा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। इस पे भी ऑब्जेक्शन एराइज हुआ है कि कई बार जो ये भी एक तरीके से पब्लिक फंड है, लोक निधि है ना, दिया गया सांसद महोदय को कि आपको खर्च करना है। बट कई बार आक्षेप आता है कि राजनीतिक हितों की पूर्ति में इसका खर्च होता है। वो अपने ही लोगों को, जो उनके रिश्तेदार हैं या पार्टी वर्कर हैं, उनको ठेका दिया जाता है, ऑबलाइज करने का काम किया जाता है। ऐसा आक्षेप लगता है कि इसका उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से नहीं हो रहा। कई बार वो पूरा खर्च भी नहीं कर पाते हैं, और ये इनके विवेक के ऊपर निर्भर है। थोड़ा उसमें डीएम का रोल रहता है, मगर सांसद महोदय की भूमिका, तो कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर कुछ लोगों पे आक्षेप भी आता है कि अलग से व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं खर्च किया जाए। बीच बीच में इसकी आवाज भी उठी है, 1-2 समितियों ने बताया भी है इसके दुरुपयोग की संभावना प्रबल है या दुरुपयोग भी हो रहा है। ध्यान देना, सांसद निधि और विधायक निधि, ये ध्यान रखना। आप उन रिपोर्ट को हवाला देकर भी लिख सकते हो, हमने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है। कहाँ पे है? प्रिंटेड नोट्स में, वहां से देख लोगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर। 2 पक्ष हैं, एक तो है कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा है कोड ऑफ एथिक्स। इस पे आने से पहले एक और पक्ष देख लेते हैं, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, कई बार होता क्या है कि स्पेशली चुनाव आदि के समय, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या है समझ लेना। कभी हो सकता है पीछे सवाल पूछा जा चुका है कि चुनाव आदि के समय जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, और कई ऐसे पूंजीपति हैं सत्तारूढ़ को भी देंगे, विपक्षी पार्टी को भी चंदा देंगे, सबको चंदा देंगे।
कौन आ जाए कौन जानता है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर पार्टी को खूब चंदा मिल गया और संयोग से ये पार्टी आ गई सत्ता में, तो ये जो पार्टी आएगी उस पूंजीपति के हित को ध्यान में रखकर कुछ खास टाइप की नीति बना देगी, और वो नीति का लाभ उठा के वो पूंजीपति दिया है 5 करोड़ कमाएगा 500 करोड़। बोलो, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे। तो कई बार सत्ता के संरक्षण में पूंजीपति पलते हैं, बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। इसको कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? क्रोनी क्रोनी कैपिटलिज्म। क्या बोला जाता है? सत्ता के संरक्षण में। ध्यान रखना। और आप उनके ऊपर आक्षेप भी नहीं लगा सकते। सामने वाला कहेगा आप, मैं तो नीति के अनुसार चल रहा हूं, कोई ऑब्जेक्शन आप उनके ऊपर नहीं लगा सकते हो। बोलो, क्योंकि नीति ही ऐसी बना दी गई जिसका लाभ उनको मिल जाए। तो आप कहीं से ये आरोप लगा के सिद्ध नहीं कर सकते हो कि आपने भ्रष्ट आचरण किया है। लगाओगे तो प्रूव नहीं कर पाओगे, अपनी कठिनाई मोल लोगे। बोलो ये सुनो। तो ये स्थिति दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं क्रोनी। जो विपक्षी दल होते हैं, आज नहीं बहुत कई वर्षों से वो सत्तारूढ़ दल पर सामान्यतः ऐसा आक्षेप लगाते हैं। ये अभी नया नहीं है, पहले भी आक्षेप लगता रहा है कि सत्तारूढ़ दल कुछ कुछ खास पूंजीपतियों को संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसको कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? समझ में आ गया? क्रोनी कैपिटलिज्म पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे डिक्शनरी में, वहां से ले लोगे। समझ में अभी आ गया? नोट करोगे। क्लियर है? चुनावी लाभ हेतु नोट कर लोगे, कई बार मनमाने तरीके से ठेके चुनावी लाभ हेतु जो आक्षेप लगता है, जो स्पेशली जो सांसद निधि फंड या विधायक निधि फंड पे जो आक्षेप लगता है, वो आक्षेप ये है, क्या लिख रहे हो? चुनावी लाभ हेतु मनमाने तरीके से ठेके और चुनावी कार्य में लगे कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए किया जाता है। खुश रहें, उनके ऊपर खर्च कर दिया जाता है फंड को। देखो, होता क्या, जो फंड मिला है उसको चुनावी लाभ के लिए हम किसी किसी को ठेका लगेगा, भले प्रतिष्ठित आदमी है, ये वोट बैंक को प्रभावित कर सकता, हम उनको ठेका दे देंगे। लगता है कि कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहा है, छोटा मोटा काम उसको दे देंगे, वो भी उपकृत होता रहे। तो इसका जो फंड का उपयोग कई बार इस तरीके से होने लगता है। हम एक सलाह दे सकते हैं, या कहा गया है कि जो ये सांसद निधि या विधायक निधि है, जहां पे भी ऐसी दशा हो कि ग्रामीण क्षेत्र भी हो, तो आधा इसका पैसा 5 करोड़ का 2.5 करोड़ के आसपास प्रतिवर्ष ये कौशल विकास पे खर्च हो। किस पे खर्च हो? या ग्रामीण विकास पे खर्च हो। फिक्स हो कि ग्रामीण विकास या कौशल विकास पे खर्च होना, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है। अगर हरेक जिले, हरेक संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए एटलीस्ट कौशल विकास और ग्रामीण विकास पे खर्च हो रहा है, ये केवल एक तरीके से खर्च हो रहा है। ध्यान देना, विधायक निधि अलग है। बोलो ये सुनो। तो निसंदेह उसका एक सकारात्मक प्रभाव विकास प्रक्रिया पे पड़ेगा, भारत की गति पे। तो हम एक सलाह दे सकते हैं कि ऐसा अगर अभी रहे भी, तो ये काम हम सलाह दे सकते हैं कि निधि का कम से कम आधा भाग, लिख लो, निधि का कम से कम आधा भाग ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों के कौशल विकास पर खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों के कौशल विकास पर किया जा सकता है।
क्लियर? बोलो क्लियर। सलाह दे सकते हो। अब देखो, जो अभी आपको डिक्शनरी मिली है, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि उसको अपडेट करते रहूं। पेपर पढ़ते वक्त जहां लगता है कि कोई नया टेक्निकल टर्म आ रहा है, बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, उसको उठा के मैं उसमें रखने का प्रयास करता हूं। आप देखोगे ऐसे ऐसे टर्म उससे पूछे गए हैं जो कि पहली बार बने हैं मगर अपने डिक्शनरी में था। वहां से आप अगर ठीक से पढ़े हो तो वहां से आप पकड़ सकते हो। जैसे बिहार में पूछा साइबर क्राइम क्या है, इसके विविध ऐसे और कौन कौन से इसके आयाम हैं। अगर हमारा डिक्शनरी पढ़े रहते तो इस सवाल को उत्तर लिख देते बिहार में भी, जो कि एक साइंस का सवाल है साइबर क्राइम। मगर डिक्शनरी में क्योंकि साइबर क्राइम पे यहाँ पे भी पूछा गया है नैतिकता से जोड़कर, तो हमने उसको दे रखा है। सवालों को देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ इस दिशा में बढ़ रहा है मामला। आप सतर्क हो तो तुरंत फाइंड आउट कर लेते हो कि इस दिशा में बढ़ सकता है। जैसे मिशन कर्मयोगी था, वो उसको पढ़ने से जब आया था तो लग रहा था कि ये कहीं निकाल सकता है, और उसको पूछ लिया पिछली बार 10 नंबर में। उस संयोग ये था कि हमारे टाइपराइटर के साथ टाइप तो हुआ था, उसको मैंने अपने डिक्शनरी में डाला नहीं था। अब कई बार इसको बताना ठीक नहीं लगता है कि किया हुआ था, मगर संयोग ऐसा था कि डिक्शनरी छपने के लिए चली गई, उस समय डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, नहीं तो मैं क्लेम उसको भी करता। संयोग रहा कई बार, अलग से निकाला तो हुआ था, टाइप कराया जा चुका था, मगर उस समय कुछ होगा ध्यान नहीं गया कि उसको डिक्शनरी में आया कि नहीं आया। अब की बार जो डिक्शनरी आएगी उसमें मिशन कर्मयोगी ऐड हो जाएगा। तो हमेशा मैं अपडेट करने का प्रयास करता हूं। जिसके पास 4 साल पुरानी डिक्शनरी होगी, इस साल देखोगे तो कई अंतर होंगे। पीसीओ नए नए टर्म उसमें ऐड हो चुके हैं, आगे देखोगे तो कुछ और टर्म ऐड हो जाएगा। तो ये होना भी चाहिए, आपके साथ भी हो कि आप हमेशा अपने मैटर को क्या करो, इनरीच करते रहो। और जितने सवाल आप आईएएस का देख रहे हो, ज्यादातर सवालों में थोड़ा करंट टच लिया हुआ है। आप पॉलिटी देख लो, ट्रेडिशनल पॉलिटी आ रहा है क्या एक भी सवाल? सब करंट टच लिया हुआ है। अगर आप ट्रेडिशनल किताब पढ़े हो केवल, तो आप लिख नहीं सकते हो। ये केवल वही नहीं है, और जगहों पे मिशन कर्मयोगी करंट इवेंट का सवाल इथिक्स में, साइबर क्राइम इथिक्स में, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। एआई पे सवाल इथिक्स में आया है। तो अगर आप करंट नहीं पढ़ रहे हो, केवल ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो भी कठिनाई है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि हाँ हमेशा, और जब भी पेपर लेके बैठो प्रयास करो एक कॉपी ऐसी बना लो, सिलेबस एक तो चारों पेपर का ध्यान रहे, और कॉपी लेकर बैठे हो तो उसको 4 पार्ट में कर लो। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, एक निबंध भी बना लो। 40-40 पेज का 200, एक अच्छी मोटी कॉपी रखो। जब भी पेपर पढ़ने बैठो, लेके बैठे हो, लगता है कि ये तो निबंध में बन सकता है, अपने निबंध वाले पाठ में उठा के 4 लाइन ऐड किए, हो गया काम, टिक मार दिए, ये हो काम हो गया। कहीं पे लगता है कि ये पर्यावरण पे बन सकता है, तो पर्यावरण ऊपर में हेडिंग दे लिया, उसमें 4 लाइन उसको ऐड कर लिया। ऐसे धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। आपको कोई अनुच्छेद के बारे में चर्चा हो रही है, या कोई नया कानून सरकार बना रही है, तो ध्यान रखना चाहिए कोर्ट में किस आधार पे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया। जैसे सीएए वाले में अलग बोला गया था 13-14 का उल्लंघन हो रहा है। अभी जो वक्फ बोर्ड है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का आया। बोलो, तो अगर आप लिखते वक्त इन चीजों को लिखते हो, और ये किताबों में अभी थोड़ी ही उपलब्ध है क्या? किताबों में नहीं है। अब आगे जब पब्लिश होंगी, आगे में 25-26 में संशोधन होगा तो टीचर डालेगा। अब किताबों का प्रभाव भी थोड़ा कम होता जा रहा है जितना अब हाईटेक होता जा रहा है। बोलो, सारी चीजें अब प्रिंटिंग फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं आराम से। तो आपको सतर्क होना है, हमेशा अपडेट करते रहना है। अगर हमेशा अपडेट करते हो ना, तो आपकी सफलता तय है। वो आप ऊपर की आगे की तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो जब भी यहाँ पे पढ़ा भी दिया जाए ना, तो आपकी अब ड्यूटी है कि उसके आधार पर क्या करो और सारे पेपरों में करो, किसी एक जगह पे नहीं, सब जगह स्थिति है अपडेट करने की। अब आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अरे इलेक्ट्रोलल बॉन्ड तो अलग, उसको विवाद भी तो हुआ इलेक्ट्रोलल बॉन्ड को लेकर।
सरकार ने किया, मगर उसको लेकर विवाद भी हुआ। तो फॉर्म भरोगे तो उस समय पूछ लेना, विविध पोस्ट कई लोगों ने बता रखा है, किसी अच्छे प्रभावी व्यक्ति को सुन लोगे तो मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से भी पूछ लोगे ना तो एक लिस्ट मिल जाएगा। होता क्या है, कई बार आपकी पसंद हो सकती है किसी खास टाइप के पोस्ट के लिए, जैसे मान लो किसी को वर्दी का बहुत लगाव है, तो हो सकता है आईपीएस करे और उधर में दानिश को ऊपर डाल दे, क्योंकि उसमें भी पुलिस वाली सेवा है। और कई लोग हो सकता है कि नहीं, पुलिस वाले को नीचे रखना चाहते, वो दानिश को ऊपर रखेंगे। तो सबको निर्भर करता है, तो कोई एक ट्रेंड पे चलना संभव नहीं है। आपकी अपनी पसंद भी तो है कि आप क्या चाहते हो, कौन सा काम करना चाहते हो। तो बताने में यह भी दिक्कत होती है कि आपको अपने दिमाग से फॉलो करना चाहिए। थोड़ा वो जान लो जरूर, 2-3 लोगों को सुन लो, फिर अपनी भी पसंद को ध्यान रखो, आपका अपना टेम्परामेंट क्या है। क्लियर है? कई बार लोग मनमाने तरीके से काम करते हैं, वैसा काम नहीं करना चाहिए पोस्ट भरते वक्त, ध्यान रखना। तो आगे आपको सूचना मिल जाएगी कि हमारी क्लास कब हो रही है। अभी टेस्ट कब ले लोगे आप? एक तो टेस्ट की व्यवस्था परसों दिन रेडी होगी, संडे को कराएं। तो हमारे पास टेस्ट रेडी है, हम परसों दिन करा सकते हैं या फिर संडे को करा देंगे। ठीक है, डिसाइड है, आप बात कर लोगे। संडे को टेस्ट की व्यवस्था है, 3 घंटे की व्यवस्था है टेस्ट की। क्लियर? संडे को आप ध्यान रखना फिर। क्लियर? तो संडे को टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। और जब अब की बार क्लास जो हमारा शेष रहेगा, उसमें सब कुछ आपके ऊपर भी निर्भर है कि हम 5 दिन ले लें, 6 दिन ले लें, हम 10-12 दिन कर सकते हैं। ध्यान देना, प्रयास करेंगे 12 से 15 केस स्टडीज का सवाल डिस्कस कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चलना है। क्लियर है? अब कुछ भी हो, आप संडे को मंडे को दे लेना, कोई दिक्कत हो रही है? जिसको मंडे को दे लेना, एक संडे को डेट टेंटेटिव फिक्स हो गया टेस्ट देने के लिए। आगे के क्लास की सूचना आपको मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।